राधे राधे। मेरे भाई बहनों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। चारों तरफ देखा तो थोड़ी थोड़ी यादें लौटने लगीं कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था। पर्दे के पीछे डॉक्टर किसी नर्स से बात कर रहा था। वो कह रहा था, आप यहाँ से चली जाएं, मैं खुद इनका इलाज कर लूँगा। नर्स ने कहा, सर ये जवान लड़की है, ऐसे में आप अकेले कैसे इलाज कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तो डॉक्टर उस पर गुस्सा करने लगा, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे पेशेंट के साथ अकेला छोड़ दो। मैं पूरी तरह होश में आ चुकी थी और ये बातें सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जिस मर्द को औरत अपना रक्षक समझती है, जब वही भरोसे के लायक न रहे तो फिर क्या बचता है। डॉक्टर नर्स से बार बार कह रहा था कि मुझे अकेले इलाज करने दो, जबकि नर्स कह रही थी, अभी तक इस लड़की के किसी रिश्तेदार का भी पता नहीं चला है, अगर कोई आ जाए तो बेहतर होगा। लगता था वो नर्स उम्र में थोड़ी बड़ी थी, शायद इसी वजह से डॉक्टर को समझा रही थी और उसकी बातों को गंभीरता से ले रही थी। इसलिए उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी बात मानूं या तुम मेरी। फिर वह नर्स वहाँ से चली गई और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि ये डॉक्टर आखिर चाहता क्या है। पता नहीं मुझे चोट कहाँ लगी थी, शायद पैरों में, क्योंकि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, वरना किसी तरह यहाँ से भाग जाती। थोड़ी देर बाद जब उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आया तो मैंने अपनी आंखें पूरी तरह खोल कर देखा। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं ज़ोर से चीख पड़ी। उसने कहा, चिल्लाओ मत, पहले मेरी बात सुनो। और फिर ऐसी बात बताई कि मैं स्तंभ रह गई। मेरा नाम सोनिया है और शायद मैं इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ। बहुत कम उम्र में मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए। मुझे याद नहीं कि वो कैसे थे, उनकी गोद कैसी थी, उनके हाथों का स्पर्श कैसा था। लोग कहते हैं कि वे बहुत अच्छे थे, एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और अपनी इकलौती बेटी पर जान छिड़कते थे, लेकिन मेरी किस्मत में शायद यह प्यार ज़्यादा दिन लिखा ही नहीं था। एक हादसे ने उन्हें मुझसे छीन लिया और मैं बेसहारा हो गई। जब मैं बेसहारा हो गई तो मामा ने मेरा सहारा बनते हुए कहा कि मैं उनकी अपनी बेटी जैसी हूँ। उनकी बातों से मेरे दिल में उम्मीद जगी, एक यकीन कि शायद अब मुझे एक घर, एक परिवार मिलेगा जिसमें अपनापन होगा। मामा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए लगा कि उनका घर मेरे लिए सुरक्षित रहेगा, मुझे माँ बाप जैसा प्यार मिलेगा। शुरुआत में सब ठीक था। मामा प्यार से पेश आते थे, मुझे स्नेह देते, मेरी देखभाल करते और कहते, तुम मेरी बेटी हो। लेकिन मेरे दिल ने जल्द ही समझ लिया कि ये सिर्फ मामा की बातें हैं। मामी का व्यवहार से साफ पता चलता था कि मैं उनके लिए एक बोझ थी। मामा ज़्यादातर काम में व्यस्त रहते। वो एक व्यापारी थे और अक्सर शहर से बाहर रहते। कभी कभी दो दो दिन घर नहीं आते थे। जब वो घर पर नहीं होते, मामी का असली चेहरा सामने आ जाता। वो मेरे साथ बेहद कठोरता से पेश आती, हर काम मुझसे करवाती, बर्तन धोना, सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, हर वो काम जो एक नौकरानी से करवाया जाता है। उनके व्यवहार में स्नेह या ममता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मामी सिर्फ हुक्म चलाने वाली औरत थी, जो मुझे एक इंसान नहीं बोझ समझती थी। मामा के सामने उनका रवैया थोड़ा नरम होता, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते, उनका असली रूप दिखता। अगर मुझे जरा सी भी गलती हो जाती तो वो इस कदर डांटती कि मैं डर के मारे किसी कोने में दुबक जाती। उनका हर शब्द जहर जैसे होता। कहती, तेरे अपने माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया तो हम क्यों तुझे रखें। घर की हर चीज़ पर उनका सख्त कंट्रोल था। मैं कब खाऊं, क्या खाऊं, कब सोऊं, सब कुछ वो तय करती। अगर खाने के समय जरा सी देर हो जाती तो तूफान खड़ा कर देती। काम में जरा सी भी चूक होती तो ताने मारती कि मेरा दिल छलनी हो जाता। उनके सामने बोलने की मेरी हिम्मत नहीं थी। एक दिन मैंने गलती से पानी का गिलास गिरा दिया। मामू होते तो शायद मुस्कुरा कर कहते, कोई बात नहीं, लेकिन मामी ने ऐसा बर्ताव किया जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उनकी डांट ने मेरी आंखों में आंसू आ गए,
लेकिन मैं उन्हें रोकने की कोशिश करती, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे आंसू उन्हें और गुस्सा दिलाते हैं। कई बार लगता कि मैं कोई गुलाम हूँ, एक ऐसी अनाथ लड़की जिसे दुनिया में कोई जगह नहीं। मैं सोचती अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद मेरी ज़िंदगी भी आम बच्चों जैसी होती, हंसी खेल और सुकून से भरी। लेकिन अब मेरी दुनिया बस मामी के तानों और घर के कामों में सिमट गई थी। कई रातें मैंने चुपचाप रोते हुए गुजारी। कोई गले लगाने वाला नहीं था, कोई दिलासा देने वाला नहीं था, कोई नहीं था जो कहे कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। मैं अपने आंसू खुद पोंछती और अंधेरे में अपनी किस्मत को कोसती रहती। जब कभी मामा पूछते कैसी हो बेटा, तो मैं बस सिर हिला देती। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने सच बता दिया तो मामी का जुल्म और बढ़ जाएगा। धीरे धीरे मैंने सवाल करना छोड़ दिया, सपने देखना छोड़ दिया और उम्मीदें पालना भी छोड़ दिया। दिन बीतते जा रहे थे, हर दिन मेरे लिए एक नई परीक्षा लेकर आता। मैं खुद को संभालने की कोशिश करती, लेकिन मेरी हिम्मत टूटती जा रही थी। मामी के व्यवहार ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था और मैं इस बेरहम दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। जब मैंने होश संभाला तो खुद को बेबसी के जाल में जकड़ा हुआ पाया। मगर मैं भी जवान थी, मेरे अंदर भी हिम्मत थी। जब एक लड़की जवान होती है तो उसके दिल में हजारों ख्वाहिशें जन्म लेती हैं, मगर मेरी हर ख्वाहिश हालात के बोझ तले दबी हुई थी। मेरी ज़िंदगी दूसरों के रहमो करम पर चल रही थी और मैं एक बेबस परिंदे की तरह थी जिसके पर काट दिए गए हों। लेकिन शायद जब इंसान बहुत ज़्यादा आजमाइशों से गुजरता है तो उसके अंदर बगावत भी जन्म लेने लगती है। मैंने भी एक दिन फैसला कर लिया कि इस कैद से निकलकर कहीं और पनाह लूँगी। अब मैं जवान हो चुकी थी और मेरे अंदर खुद को संभालने की ताकत पैदा हो रही थी। मैंने सोचा कि अपने चाचा के घर चली जाती हूँ। वो ज़्यादा दूर नहीं थे, कुछ ही गलियों का फासला था। वो मेरे पिता के सगे भाई थे, उनका ही खून थे। शायद वो मेरी इज्जत करेंगे, मुझे अपनाएंगे और मेरे दुखों का कुछ तो इलाज करेंगे। यह सोचने के बाद मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। घर में सबको यही कहा कि सब्जी लेने जा रही हूँ और सीधे चाचा के घर पहुँची। दरवाज़ा खटखटाया तो कुछ ही पल में मेरा कजिन दरवाज़ा खोलकर सामने आ गया। उसने मुझे अंदर आने दिया। मैंने घर में नज़र दौड़ाई तो पता चला कि न चाचा मौजूद थे न चाची, सिर्फ मेरा कजन था जो मुझसे कुछ साल बड़ा था। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ रहने आई हूँ, उस उम्मीद में कि मेरे सगे रिश्तेदार मुझे अपनाएंगे और यहाँ मुझे इज्जत और सुकून मिलेगा। लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया, एक अजीब सी मुस्कान जो मेरे दिल में बेचैनी पैदा करने लगी। फिर वो अजीबो गरीब बातें करने लगा, कहने लगा कि अगर मैं इस घर में रहूँगी तो बहुत मज़ा आएगा। हम मिलकर घर के काम करेंगे, साथ में वक्त बिताएंगे। और फिर उसने एक ऐसा जुमला कह दिया जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा कि अगर कभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो या रात को डर लगे तो मैं उसके कमरे में आ सकती हूँ। औरत को भगवान ने एक खास ताकत दी है, वो पहचान लेती है कि कोई मर्द उसे किस नीयत से देख रहा है। मैंने भी पहचान लिया। उसकी आंखों में जो चमक थी वो शैतानी थी, उसके लहजे में जो नरमी वो मक्कारी थी। मैं वहाँ एक पल भी और नहीं रुक सकती थी। मैंने घबराकर कहा कि मैं अपना सामान लेकर आती हूँ और जल्दी से बाहर निकल गई। रास्ते में मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों में आंसू थे, दिल में बेशुमार डर था। क्या मेरा कोई भी नहीं है? क्या मैं सारी दुनिया क्या मैं सारी ज़िंदगी यूं ही दूसरों के रहम पर जीने के लिए पैदा हुई हूँ? मैं इतनी बेसहारा क्यों हूँ? ये सोचते हुए मैं अपने पुराने ठिकाने मामी के घर लौट आई। लेकिन इस बार मेरा दिल पहले से भी ज़्यादा भारी था। मुझे लगा कि मैं वाकई इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मैं घर पहुँची, मगर दिल अभी भी सदमे में था। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि अचानक घर में कोहराम मच गया। खबर आई कि मामा अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक हादसे में उनका देहांत हो गया। यह सुनते ही जैसे मेरी दुनिया फिर से बिखर गई। मामा मेरी आखिरी उम्मीद थे, जो इकलौते शख्स थे जो अगरचे मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाते थे। मुझे कभी वाकई मदद की ज़रूरत होती तो वो कभी मना नहीं करते। मुझे लगता था कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई बहुत बड़ा मसला आ गया तो वो मेरा साथ देंगे, मगर अब वो भी नहीं रहे। मामा के जाने के बाद मेरे लिए सब कुछ बदल गया। अब मामी को अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई और नहीं मिला, तो वो मुझ पर अपनी सारी नफ़रत, अपना सारा गुस्सा निकालने लगी। मैं जानती थी कि वो पहले भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी,
लेकिन कम से कम मामा की मौजूदगी में कुछ तो लिहाज कर लेती थी। मगर अब वो किसी चीज़ का ख्याल नहीं कर रही थी। मामा के जाने के बाद जैसे मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मामी का बर्ताव दिन ब दिन और बुरा होता जा रहा था। वो हर वक्त मुझे ताने देती कि मैं मनहूस हूँ, कि मेरे माँ बाप के बाद अब उनके शौहर भी इस दुनिया से चले गए। वो कहती थी कि जिस दिन मैं उनके घर में आई, उसी दिन से उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें आनी शुरू हो गई। घर का हर काम अब मुझ पर डाल दिया जाता। सुबह से लेकर रात तक मैं काम करती रहती। बर्तन धोना, फर्श साफ करना, कपड़े धोना, बाजार से सामान लाना, सब मेरी जिम्मेदारी थी। अगर मैं कोई काम ठीक से न कर पाती तो मामी मुझे खूब बुरा भला कहती, चिल्लाती और कभी कभी तो हाथ भी उठा देती। मैं सब सहती रही, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रातें मेरे लिए सबसे मुश्किल होती। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर घंटों रोती रहती। मेरे आंसू तकिए में जब्ज हो जाते, लेकिन उन्हें पहुंचने वाला कोई नहीं था। मैं सोचती कि अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं भी किसी और खुशहाल लड़की की तरह अपनी ज़िंदगी जी रही होती। मुझे भी प्यार मिलता, सुरक्षा मिलती, मगर हकीकत यही थी कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। मामा के देहांत के बाद मैं खुद को और भी कमज़ोर महसूस करने लगी। पहले मैं सोचती थी कि अगर मैं ज़्यादा जुल्म सह ना सकी तो कहीं और चली जाऊंगी, मगर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। चाचा के घर का वाक़या मेरे जहन में ताज़ा था और मुझे यकीन हो गया था कि इस दुनिया में मेरे लिए कहीं कोई जगह नहीं। वक्त गुजर रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं आ रहा था। मैं खुद को एक ऐसी पुरानी चीज़ समझने लगी थी जो किसी कोने में पड़ी हो और जिसे कोई भी अहमियत देने को तैयार ना हो। लेकिन मैं जानती थी कि हमेशा यूं नहीं रह सकती। कोई ना कोई राह मुझे निकालनी ही थी, मगर वो राह क्या होगी? और क्या मैं वाकई अपनी किस्मत बदल पाऊंगी? ये सवाल हर वक्त मेरे जहन में घूमते रहते थे। जिंदगी ने हमेशा मेरे साथ सख्ती की थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मगर अब हालात कुछ अजीब मोड़ ले रहे थे। मैंने देखा कि मामी की ज़िंदगी में एक नया मर्द आ गया था। शुरू में तो ये बस एक मामूली बात थी। वो अक्सर फ़ोन पर किसी से बातें करती रहती थी। कभी हंसती थी, कभी संजीदा लहजे में फुसफुसाती थी, और मैं समझ गई थी कि ये कोई आम जानने वाला नहीं। फिर धीरे धीरे वो आदमी हमारी ज़िंदगी में दिखने लगा। पहले तो मामी घर के कामों के बहाने उसे बुलाती थी, फिर वो बेझिझक आने लगा। मैं उनके बदलते हुए बर्ताव को महसूस कर रही थी। मामी, जो हमेशा सख्त मिजाज थी, अचानक नरम पड़ने लगी थी। वो पहले की तुलना में ज़्यादा सजने संवरने लगी थी। घर में खुशबू महकने लगी थी। उनके अंदाज में एक अजीब सी चंचलता आ गई थी। धीरे धीरे मुझे अंदाज़ा होने लगा कि वो उस आदमी से शादी करना चाहती हैं। वो जल्दी से जल्दी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उनके रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट थी, और वो मैं थी। मैं मामी की नई ज़िंदगी के लिए एक कांटा बन चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में रहूं, खासकर उस आदमी के आने के बाद। शायद उन्हें डर था कि मैं उनकी खूबसूरती को फीका कर दूंगी, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा जवान थी, ज़्यादा खूबसूरत थी, और वो आदमी भी मामी से छोटा था। शायद उनके दिल में ये डर बैठ गया था कि कहीं वो मेरी तरफ ना झुक जाए। मामी ने मुझे अपने रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं उनके नए पति के साथ इस घर में रहूं, और यही वजह थी कि उन्होंने तुरंत मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वे कितनी जल्दी में हैं, और जब उन्होंने एक दिन मेरे सामने रिश्ते की बात रखी तो मैं हैरान रह गई। यह सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। हैरानी की बात यह थी कि मामी ने मेरा रिश्ता किसी मामूली घराने में नहीं किया था। वो लोग अमीर और इज्जतदार थे, ज़मीन जायदाद वाले लोग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मामी मेरे लिए ऐसी जगह तलाश करेगी। शायद वे जल्दी में थी, और बिना सोचे समझे एक अच्छे घराने में मेरा रिश्ता करवा दिया। जब मामी ने मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई तो मैं और भी हैरान रह गई। वह बहुत खूबसूरत था, एक ऐसा शख्स जिसे देखकर किसी भी लड़की का दिल मचल सकता है। मैं सोच रही थी कि शायद किस्मत ने पहली बार मेरे लिए फ़ैसला सुनाया है। मामी ने मुझे जितनी जल्दी घर से निकालने का इंतज़ाम किया, उतनी ही तेज़ी से मेरी तकदीर संवरती जा रही थी। शादी की तैयारियां बहुत कम दिनों में पूरी हो गई। मेरे पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था।
लेकिन दिल के किसी कोने में खुशी जागने लगी थी। क्या वाकई मेरा नसीब बदलने वाला था? क्या मैं इस घर से निकल कर एक अच्छे ज़िंदगी बिताने वाली थी? और फिर वह दिन भी आ गया जब मेरी शादी हो गई। शादी का लम्हा एक सपने की तरह गुजर गया और मैं नए घर में आ गई। वह घर बहुत बड़ा था, हर तरफ से अमीरी झलक रही थी। यह वह दुनिया थी जिनका मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादी के बाद मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया। मैं अब अपनी नई ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण लम्हे पर थी। मेरा दुल्हन बना हुआ चेहरा आईने में नज़र आ रहा था, लेकिन मैंने अभी तक अपने दूल्हे को गौर से नहीं देखा था। बस सरसरी सी नज़र पड़ी, लेकिन मैं जानती थी कि वह खूबसूरत था, दिलकश था। अब मैं अपने कमरे में बैठी थी, एक नए सफ़र की दहलीज पर। मेरी तकदीर ने शायद मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा था। इस घर में दौलत थी, इज्जत थी और मेरा पति भी अच्छा दिखता था। सोचा कि चलो कम से कम अब मुझे खाने पीने की फ़िक्र नहीं होगी। यह सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। दरवाजे पर आहट हुई और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मेरा दूल्हा अंदर आने ही वाला था और मेरी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। मेरी सास थी, 2 नंदें थीं, एक जेठानी भी थी, 2 देवर थे, एक ससुर भी थे। इन सब में बहुत प्यार था। अभी तक मेरे साथ बहुत इज्जत से पेश आ रहे थे। मुझे अपनी सर आँखों पर बिठा रहे थे और कह रहे थे कि हमारे छोटे बेटे की बहू है, हमारे लाडले बेटे समीर की भी पत्नी है, तो तुम तो हमारे लिए हमारी बेटी से भी बढ़कर हो। तुम सबकी प्यार और मोहब्बत भरी बातें उन्हें बुला रही थी। मैंने सोच लिया था कि जैसे भी हूँ, मैं उनके साथ हमेशा अच्छे से रहूँगी, चाहे मेरा पति जैसा ही हो। पता नहीं क्यों मेरे दिल में नाउम्मीदी ने घर कर लिया था। कभी मैं सोचती कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा और कभी मैं सोचती कि मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो आज कैसे होगा? अभी यही सब सोच रही थी कि मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। ज़िंदगी ने एक बार फिर मेरे साथ अजीब खेल खेल दिया। जो मैं खुशी खुशी एक नए घर में आई थी, जिसने पहली बार ये सोचा था कि शायद अब किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई, वह सब खुश मिजाजी पल के झपकते ही रेजा रेजा हो चुकी थी। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे दिल में एक खुशनुमा सी धड़कन पैदा हुई। वही शख्स जिसकी तस्वीर देखकर मैं संतुष्ट थी, जिसकी खूबसूरती ने मुझे एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद मेरा मुकद्दर अच्छा लिखा गया है। लेकिन जैसे ही वह मेरे करीब आया, मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। वह एक आम दूल्हे की तरह मुझसे बात नहीं कर रहा था, न ही कोई शर्म, न कोई खुशी, न कोई मोहब्बत भरा स्पर्श, बल्कि वह बस खाली नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। मेरे दिल में एक बेनाम सा डर उठा, लेकिन मैंने उसे दबाने की कोशिश की। फिर अचानक उसने अजीब हरकतें शुरू कर दी। पहले वह अपने हाथों को अजीब तरीके से हिलाता रहा, जैसे कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो। फिर उसने सिर हिलाना शुरू कर दिया, जैसे कोई चीज़ उसे परेशान कर रही हो। और फिर वह बोलने लगा, लेकिन उसके शब्द सामान्य नहीं थे। मामा के पास जाना है, मुझे मामा के पास जाना है, मामा कहाँ हैं? ये शब्द मेरे कानों में किसी बम की तरह गिरे थे। मैंने हैरानी से उसे देखा। वह एक छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा था, रो रहा था, हाथ पांव पटक रहा था, जैसे अभी कोई उसे ज़बरदस्ती यहाँ ले आया हो। मैं सन रह गई। यह क्या हो रहा था? मैंने उसे गौर से देखा और उसके चेहरे पर वह मासूमियत नज़र आई जो किसी छोटे बच्चे के चेहरे पर होती है। उसका अंदाज, उसके शब्द, सब कुछ किसी वयस्क इंसान का नहीं था, बल्कि बच्चे की तरह था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे सवाल करूं। मेरे शरीर में जैसे जान नहीं रही। दिल तेजी से धड़कने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने काँपती आवाज़ में कहना चाहा कि यह मैंने काँपती आवाज़ में कहना चाहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकली। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और घर के कुछ लोग अंदर दाखिल हो गए। उनके चेहरों पर परेशानी की जगह एक अजीब सा सुकून था, जैसे वे सब कुछ पहले से जानते थे। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, घबराने की ज़रूरत नहीं। समीर की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, बस थोड़ा वक्त लगेगा, वह ठीक हो जाएगा। मैंने हैरानी से उनके चेहरे देखे। उनकी आवाज़ में कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा भरोसा था जो मुझे और ज़्यादा डराता था। समीर की तबीयत खराब थी, यह कोई मामूली बीमारी नहीं थी।
यह तो किसी मानसिक बीमारी जैसी लग रही थी। उन लोगों ने समीर का हाथ पकड़ लिया और वह जिद करता चिल्लाता रोता हुआ उनके साथ बाहर चला गया। मैं बिस्तर पर बैठ गई, जैसे शरीर में जान ही न रही हो। मेरा दिमाग बंद हो चुका था, आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैं रो भी नहीं पा रही थी। यह सब क्या था? यह मेरे साथ क्या हो गया? मुझे अचानक एहसास हुआ कि मामी ने इतने अच्छे घर में मेरा रिश्ता क्यों किया था। वे मेरी भलाई के लिए नहीं, बल्कि मुझे हमेशा के लिए इस घर से निकालने के लिए ऐसा कर रही थी। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कि मैं एक ऐसे आदमी से शादी कर चुकी हूँ जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, जो एक सामान्य पति की तरह अपनी पत्नी को सम्मान और प्यार नहीं दे सकता। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरे पीछे कोई नहीं था। मामी ने मुझे वहाँ से विदा कर दिया था और इस नए घर में आने के बाद मैं जैसे किसी कैद खाने में आ गई। अगले कुछ दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे डरावने दिन थे। समीर की हालत दिन ब दिन मेरे सामने खुलने लगी। वह न केवल मानसिक रूप से कमज़ोर था, बल्कि उसे अक्सर गुस्से के जोरदार दौरे भी पड़ते थे। वह अचानक चिल्लाने, चमचमाने लगता, दीवारों पर हाथ मारता और कभी कभी तो किसी चीज़ को तोड़ने लगता। मुझे पता चला कि उसके साथ ऐसा हमेशा से था और यह कोई अस्थायी बीमारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हालत थी जिससे वह कभी ठीक नहीं हो सकता था। यह हकीकत मुझे अंदर से तोड़ने लगी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैं एक ऐसी शादी में फंस चुकी थी जिसमें प्यार की कोई जगह नहीं थी, खुश रहने की कोई उम्मीद नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, मैं एक पागल आदमी के साथ ज़िंदगी बिताने पर मजबूर थी। लेकिन मैं वापस भी नहीं जा सकती थी, मैं कहीं नहीं जा सकती थी। मामी ने शादी के बाद तुरंत ही मेरा नाता तोड़ दिया था, और अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करती तो कहाँ जाती? मेरे पास न पैसे थे, न कोई रिश्तेदार जो मुझे पनाह दे सकता था। मुझे यह भी पता चला कि समीर के घर वाले उसे अपने शहर से दूर ले आए हैं। पहले से वहीं रहते थे, लेकिन वहाँ के लोग उन पर बातें करने लगे थे। सब कह रहे थे कि विधवा हुए 4 महीने नहीं हुए थे और दूसरी शादी कर ली। लोग मामी के बारे में गलत राय रखते थे और इसलिए उन्होंने तुरंत दूसरी शादी करके शहर ही छोड़ दिया। अब मैं एक ऐसे घर में थी जहाँ कोई मेरा नहीं था, और यहाँ मेरी ज़िंदगी एक पिंजरे में बंद हो चुकी थी। मैं फिर से उसी स्थिति में आ गई थी जिसमें पहले थी। पहले मेरे अपने नहीं थे और अब भी मेरे पास कोई नहीं था। पहले भी मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं कर सकती थी, और अब भी मेरी तकदीर ने मेरे हाथों में नहीं थी। यह एहसास मेरे दिल को तोड़ने लगा था। मैं चाहती कि चिल्लाऊं, रोऊं, किसी से शिकायत करूं, लेकिन किससे? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और इस बार शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। फिर एक ऐसी बात थी कि बाकी घर के सभी लोग मेरा बहुत ध्यान रखते थे। मेरी सास, मेरी नंदे, मेरी जेठानी, वे हमेशा मुझे सांत्वना देती थी और कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा। वे कहती थी कि बस 2-4 महीने की बात है, और मैं हैरान होती थी कि 2-4 महीने में कोई पागल कैसे ठीक हो सकता है। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन वे मेरा बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन मैं बीमार पड़ गई तो सारी रात मेरे सास मेरे सिराने बैठी रही। मेरी नंद मेरे हाथ पांव दबाती रही। मेरी जेठानी मेरे लिए सूप बना कर लाती रही। समीर ज़्यादातर कहीं गायब रहता था, कहाँ चला जाता था कुछ पता नहीं चलता था। मेरी सास कहती कि हमने उसके लिए एक जगह बनाई है जहाँ वह व्यस्त रहता है, ताकि वह बहुत ज़्यादा परेशान ना करे। मैं चुपचाप हो जाती। मैं उन लोगों से पूछना चाहती थी कि आप लोगों ने झूठ बोलकर शादी क्यों की? कम से कम सच तो बता देते। मेरे दिल में कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन फिर जब मैं उन लोगों का अपने लिए प्यार, मोहब्बत और देखती तो मैं चुप हो जाती और सोचती कि सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। अच्छे लोग मिल गए हैं, बस यही काफ़ी है। कम से कम मेरा ध्यान तो रखते हैं। कोई मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं करता, कोई मुझे खाने से नहीं रोकता। हुए मेरी रातें रोते हुए नहीं गुजरती, बस चुपचाप गुजर जाती हैं। मेरी आंखों में आंसू नहीं टपकते थे, लेकिन यह भी कहना सही नहीं था कि मैं बहुत खुश थी। लेकिन खुश तो मैं नहीं थी। दिन कई गुजर चुके थे और मैंने खुद को समीर के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था।
शुरू में बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं लगातार डरती रही तो शायद अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा कड़वी बना लूँगी। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं हर संभव तरीके से हालात को समझने और सँभालने की कोशिश करूँगी। समीर आम दिनों में ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता था या फिर अपने घरवालों के साथ बैठा रहता था। मैंने उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति के बारे में मुझे पूरा ज्ञान हो चुका था। अब आम इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता था, लेकिन कभी-कभी बच्चों जैसी हरकतें और कभी अचानक चिल्लाने जगाने लगता था। इसलिए मैंने फ़ैसला किया था कि मैं उसके करीब न जाऊँ, बस अपने कामों में व्यस्त रहूँ। लेकिन उस दिन काफ़ी दिनों बाद मेरा सामना समीर से हो ही गया। वह कमरे में बैठा था, चुपचाप किसी चीज़ को घूर रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह थोड़ा-सा चौंक गया और फिर उसकी अजीब हरकतें शुरू हो गईं। वह बार-बार हाथ मलने लगा, अपने पैर हिलाने लगा और कभी दाएँ कभी बाएँ देखने लगा। मैंने एक पल के लिए सोचा कि कमरे से वापस चली जाऊँ, लेकिन फिर मैं रुक गई। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बस चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने देखा कि वह कुछ तलाश रहा था, जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन शब्दों से बयाँ नहीं कर पा रहा था। मैंने नरमी से पूछा, क्या चाहिए आपको? मुझे बताइए, मैं ले आऊँगी। समीर थोड़ा घबराया और कुछ देर मेरे चेहरे को घूरता रहा। ऐसे लग रहा था जैसे उसे फैसला करने में समय लग रहा हो कि मुझे अपनी ज़रूरत बताए या नहीं। फिर अचानक उसके चेहरे पे एक मासूम सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए, उसने खुशी से कहा। मैं हैरान रह गई। खिलौने? एक बड़ा आदमी जो मेरी ज़िंदगी का साथी है, वह मुझसे खिलौने की मांग कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद मैंने गलत सुना हो, इसलिए दोबारा पूछा, खिलौने? हाँ हाँ, बहुत सारे खिलौने। मुझे बाज़ार से खिलौने ला कर दो। मैं चुप हो गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं मना कर दूं, लेकिन मुझे पता था कि उसकी बात न मानने का क्या नतीजा हो सकता है। अगर मैंने मना कर दिया तो शायद उसे गुस्से का दौरा पड़ जाए, शायद वह कुछ ऐसा कर दे जो मेरे लिए और परेशानी का कारण बने। इसलिए मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अच्छा, ले आती हूँ खिलौने। यह सुनकर वह खुश हो गया, जैसे कोई छोटा बच्चा खुश हो जाता है जबकि उसकी पसंदीदा चीज़ें मिलने वाली हों। फिर अचानक उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाए। यह लो, तुम बाजार से मेरे लिए खिलौने ले आना। यह नज़ारा मेरे लिए अविश्वसनीय था। मैंने उसके हाथ से पैसे लिए और सोचा कि शायद यह चीज़ें उसे खुश रख सकती हैं। अगर खिलौने लाने से वह खुश हो जाता है तो इसमें क्या बुराई है। मैं बाजार के लिए निकल पड़ी। घर के दरवाजे से बाहर कदम रखते ही मेरे दिल में एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई। बाहर की दुनिया बहुत बदली लग रही थी, जैसे ही बहुत लंबे समय बाद हवा में सांस ले रही हूँ। जैसे ये कुछ पल मेरे लिए एक तरह की आज़ादी थे। रास्ते में चलते हुए मैं सोच रही थी कि कौन कौन से खिलौने चुनने चाहिए। क्या मैं आम बच्चों के खिलौने लूँ या ऐसे खिलौने जो थोड़े बेहतर क्वालिटी के हों। मैंने फैसला किया कि कोई अच्छा सा खिलौना खरीदूंगी ताकि समीर को खुशी मिले। लेकिन फिर अचानक मेरे सोच बिखर गई। तेज़ गाड़ी मेरे पास से गुजरी और मुझे अपने पैरों के नीचे ज़मीन पर खिसकती हुई महसूस हुई। सब कुछ एक पल में हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। मेरे कानों में एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी, जैसे कोई चीज़ टकराकर ज़मीन पर गिरी हो, और फिर अंधेरा छा गया। जब मैं फिर से आंखें खोल पाई तो सब कुछ धुंधला था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। आंखों के सामने रोशनी झिलमिला रही थी और मेरे कानों में अलग अलग आवाज़ें गूंज रही थी। हल्की हल्की सरगोशियाँ, किसी के कदमों की आहट और दूर से आती हुई किसी मशीन की बीप बीप की आवाज़। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। मेरा एक बाँह दर्द कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में कहीं चोटें लग गई हों। फिर मैंने धीरे धीरे चारों तरफ का जायज़ा लेना शुरू किया। सफ़ेद दीवारें, सफ़ेद बिस्तर और मेरे हाथ में लगी हुई एक ड्रिप की नली। मैं अस्पताल में थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। मेरा दिमाग धुंधला था और मेरा मस्तिष्क अलग अलग चीज़ें को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिर चीज़ जो मुझे याद थी वह यह थी कि मैं बाज़ार जा रही थी समीर के लिए खिलौने लेने। फिर अचानक वह गाड़ी, क्या मेरा एक्सीडेंट हो गया था? यह सोचते ही मेरा दिल डूब गया। मैंने बेचैनी से इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं दिखा। मैं अकेली थी, जैसे किसी ने मुझे यहाँ छोड़ दिया हो। मेरा क्या होगा?
क्या समीर को मेरे बारे में पता चला? क्या वह मेरा इंतज़ार कर रहा होगा? या फिर मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था और मेरे पास उसके कोई जवाब नहीं थे। मेरे दिमाग में पहले से ही हज़ारों सवाल थे। मैं अस्पताल में थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कौन मुझे यहाँ लाया, मेरे घर वालों को खबर दी गई या नहीं, और सबसे बड़ी बात, समीर को इस हादसे का पता भी था या नहीं। मैं खुद को बेयार और मददगार महसूस कर रही थी, जैसे मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मेरी सुरक्षा का कोई जिम्मेदार नहीं। अचानक सन्नाटे के बीच एक पुरुष की आवाज़ आई। आवाज़ दरवाजे के पार से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। मैंने कान लगाए और सुनने की कोशिश की, और जो शब्द मुझे सुनाई दिए उन्होंने मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ा दी। मुझे इस मरीज के साथ अकेला छोड़ दो। यह एक पुरुष की आवाज़ थी और अंदाज ऐसा था जैसे वह आदेश दे रहा हो, जैसे उसे यह अधिकार हो कि वह किसी भी मरीज के साथ अकेला रह सके। नर्स की आवाज़ कड़ी और सतर्क लग रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जो वह यहाँ एक खूबसूरत लड़की है, मैं आपको उसके साथ अकेला क्यों छोड़ दूँ? नर्स के जवाब ने मेरे डर को और बढ़ा दिया। वह इस बात को गलत समझ रही थी और उस डॉक्टर को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉक्टर की अगली बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तुम जब भी जाओ यहाँ से, मेरा काम है, मैं कर लूँगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं बिस्तर पर थी, मेरे शरीर में कमज़ोरी थी और सबसे बड़ी बात, मेरे पैरों में चोट लगी थी। मुझे लगा था कि शायद मेरा पैर सुन्न हो चुका है, क्योंकि मैं उसे हिलाने की कोशिश कर रही थी, पर बेकार। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया, यह ख्याल मेरे दिमाग में आया और मैं बुरी तरह से कांपने लगी। मैं उस वक्त अकेली थी। मेरे परिवार को मेरे हादसे की खबर नहीं थी, और समीर तो खुद एक मासूम बच्चे जैसा था। वह भला किसी को क्या बताता कि मैं कहाँ गई थी। मेरी सांसें तेज होने लगी। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। किसी के अंदर आने की आहट सुनाई दी। मैंने अपने डर से भले दिल के साथ निगाहें उठाई, और जैसे ही उस शख्स को देखा मैं हैरान रह गई। जब दरवाज़ा खुला तो मैंने डर और मजबूरी के बीच नज़र उठाई। मेरी सांसें असमंजस में थी, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने कल्पना में एक अजीब अजनबी दरिंदा सा डॉक्टर देखा, जो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़रें अंदर आने वाले व्यक्ति पर पड़ी, मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि समीर था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। एक पल के लिए मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मैं सच में उसे देख रही हूँ। वह कैसे यहाँ हो सकता है? वह तो एक मासूम, मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति था। मैंने झटका देकर सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी, मुझे लगा कि मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी। लेकिन अगले ही पल समीर तेजी से आगे बढ़ा और मुझे पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा था। बेहोश मत होना सोनिया, मैं हूँ समीर, तुम्हारा पति। मेरी आंखें आश्चर्य से खुल गई। मैंने टूटती हुई सांसों के बीच मुश्किल से कहा कि आप यहाँ कैसे? और आप तो डॉक्टर। समीर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्य भी छुपा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, और मैंने तुम्हें जानबूझकर खिलौने लेने भेजा ताकि तुम वहाँ से चली जाओ। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे ही तुम घर से निकली, मैं तुरंत अस्पताल आ गया, और 1 घंटे बाद तुम्हें घायल हालत में यहाँ लाया गया। तुम्हारे पैर में चोट लगी है, कुछ दिनों तक चल नहीं पाओगी, लेकिन तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। मेरा दिमाग थमसा गया। मेरे सामने वह शख्स खड़ा था जिसे मैं मानसिक रूप से विकलांग समझ बैठी थी, और अब वह एक सफल पुरुष के रूप में मेरे सामने था। यह सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कांपती हुई आवाज़ में कहा। समीर ने मेरी माथे पर धीरे से हाथ रखा, जैसे मुझे भरोसा दिला रहा हो कि सब ठीक है। फिर उसने गंभीरता से कहा, चलो घर चलते हैं सोनिया, वहाँ जाकर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। समीर ने धीरे से मेरी मदद की, मुझे सहारा दिया और अपनी कार तक पहुँचाया। वह बहुत सावधानी से मेरे जख्मों का ख्याल रख रहा था, जैसे मैं कोई कीमती चीज़ हूँ जिसे टूटने से बचाना जरूरी हो। कार में बैठने के बाद भी वह लगातार मुझे देखता रहा, जैसे यकीन दिला रहा हो कि मैं ठीक हूँ। रास्ते में लगातार उसकी तरफ देखती रही। यह वही समीर था जो शादी की रात बच्चों जैसी हरकतें करता था, जो मुझसे खिलौने लाने को कह रहा था, जो मम्मी मम्मी कहकर रोता था।
अब वह इतना गंभीर, आत्मविश्वासी और समझदार कैसे हो गया? मेरे दिमाग में सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैं चुप रही। घर पहुंचकर भी वह हर चीज़ का ख्याल रख रहा था। उसने कार से उतरने में मेरी मदद की, मुझे सहारा देकर अंदर ले गया और सीधे हमारे कमरे में ले आया। जैसे ही मैं बिस्तर पर बैठी, वह मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। अब मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, सोनिया, ध्यान से सुनना। मैं उसकी ओर देखा और मेरी आंखों में हैरानी, उलझन और जिज्ञासा थी। असलियत क्या थी? समीर का यह रूप क्यों और कैसे बदला? समीर मेरे सामने बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझने से असमर्थ थी। मैं अब तक हैरानी में डूबी हुई थी। जिस शख्स को मैं मानसिक रूप से कमज़ोर, मासूम और कुछ हद तक ना समझ बैठी थी, वह अब मेरे सामने एक गंभीर और समझदार पुरुष के रूप में था। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर ठहरी थी। मेरे दिल में हजारों सवाल थे, लेकिन मेरी ज़ुबान से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। मैं बस उसकी बात सुनना चाहती थी। समीर ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो कि वह मुझे कुछ बड़ा राज बताने वाला है। फिर धीरे धीरे बोला, सोनिया, हमारा परिवार एक बहुत ही बड़े गांव का सरपंच रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, हमारे खिलाफ साजिश होने लगी। कुछ लोग हमें नुकसान पहुंचाने के लिए पीछे पड़े थे। हालात ऐसे हो गए कि हमें वह गांव छोड़ना पड़ा, लेकिन दुश्मनी वहीं ख़त्म नहीं हुई। मैं सुन रही थी। जब हमने गांव छोड़ा तो कुछ लोग हमारे पीछे पड़े। वे चाहते थे कि हम बर्बाद हो जाएं, हमारा परिवार ख़त्म हो जाए। उन लोगों ने हमारे खिलाफ न सिर्फ साजिश की, बल्कि हम पर काला जादू भी करवाया। खासकर मेरे लिए एक बहुत ही डरावना काम किया था। कहा गया था कि अगर मैंने 30 साल की उम्र में पहले शादी कर ली और अपनी पत्नी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो वह लड़की ज़िंदा नहीं रहेगी। वह या तो मर जाएगी या ऐसी किसी मुसीबत में फंस जाएगी जिससे कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। मैं हैरानी और डर के साथ उसे देख रही थी। समीर की बातों पर यकीन करना आसान नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई और लहजे की सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। जब मेरी उम्र 30 साल होने में 6 महीने बाकी थे, तो तुम्हारी मामी ने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई। सोनिया, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी सादगी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे तुम पसंद आ गई थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन एक समस्या थी, वह काला जादू, वह बुरी दुआ जो मेरे सर पर लटकी हुई थी। समीर ने मेरी तरफ देखा। मैं सन्न रह गई थी। वह बोलता रहा, मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ले आया, तुम्हें अपने दिल के करीब कर लिया, तो तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। मैंने फैसला किया कि 6 महीने तुम्हें दूर रहकर बिताऊंगा ताकि जादू का असर ख़त्म हो जाए और तुम्हारी ज़िंदगी सुरक्षित हो जाए। लेकिन तुम्हें अपने पति से दूर रखना आसान नहीं था, खासकर जब तुम मुझसे सवाल करती, मेरा साथ चाहती और एक आम अच्छी ज़िंदगी बिताने की उम्मीद रखती। मैंने धीरे से कहा, तो फिर आपने? समीर ने उदास मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तब कुछ लोगों ने सलाह दी कि मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करूं, ताकि तुम खुद ही मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, सोनिया। मैं चाहता था कि तुम मुझसे नफ़रत ना करो। मुझे पता था कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक बार नफ़रत भर गई तो फिर चाहे असलियत जो भी हो, मैं उसे मिटा नहीं पाऊंगा, और मैं इसे सहन नहीं कर सकता था। समीर की आवाज़ नरम हो गई, इसलिए मैंने पागल होने का नाटक किया ताकि तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद न रखे और खुद ही मुझसे दूर हो जाओ। मैंने सोचा कि जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे, मैं सब कुछ तुम्हें सच सच बता दूंगा और फिर हम एक आम जिंदगी जी सकेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी बुरी दुआ के, साए के। यह सुनकर मेरे दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़ पड़ी। मैं हैरान भी थी, दुखी भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं खुश थी क्योंकि ये सब मजबूरी के तहत था। सोनिया, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरे दिल और मेरे घर की रानी हो। बस 3.5 महीने और बीत जाने दो। उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी मेरे साथ ऐसे गुजरेगी कि तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ। समीर की आखिरी बात मेरे दिल में उतर गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी और शुक्रगुजारी के आंसू थे। मैं सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन सच्चाई यही थी कि अल्लाह ने मेरे साथ बुरा नहीं किया, बल्कि एक बहुत
अच्छा किया था कि मैं खुद को जितना बदनसीब समझ रही थी, असल में मैं उससे कहीं ज़्यादा खुशनसीब थी। मैंने समीर की तरफ देखा। वो मेरा हाथ थामे बैठा था। उसकी आंखों में प्यार, सुरक्षा और संकल्प की चमक थी। मैंने दिल में भगवान का शुक्र अदा किया। मेरी किस्मत ने मुझे ऐसा साथी दिया जो सिर्फ मेरा रक्षक ही नहीं बल्कि मेरा सच्चा और निस्वार्थ चाहने वाला भी था। से बदलाव आया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो 2-3 महीने जो समीर और मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर आए, इतनी जल्दी गुजर गए कि उनके बीतने का एहसास भी नहीं हुआ। वो दिन जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, अचानक हकीकत बन गए। एक दिन जब हर तरफ खुशबू और प्यार की एक नई लहर फैल रही थी, मुझे फिर से दुल्हन बनाया गया। समीर ने दोबारा दूल्हा बनने की कसम खाई थी और हमने अपनी शादी की रस्में निभाई। उस दिन की खुशी को कोई शब्द बयां नहीं कर सकता। मेरे दिल में अनगिनत खुशियां छुपी हुई थी और समीर के चेहरे पर प्यार और गर्व की नई चमक। हमने अपनी ज़िंदगी के वो तमाम पल खूबसूरती से जिए जो शायद किसी वजह से नहीं जी पाए। अब हर दिन एक नया आगाज़ था, हर पल एक नई मिठास थी। पहले जो भी था, अब वो सब अतीत बन चुका था। जब मैं अपने घर वालों की तरफ देखती तो वो पहले से ज़्यादा प्यार देने वाले थे और अब समीर भी मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। मेरे दिल में खुशी की कोई सीमा नहीं थी। इतनी खुशी की शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ये मेरी किस्मत थी कि इतनी तकलीफ़ सहने के बाद आखिरकार मैं एक सफल और खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। उन तकलीफ़ों के दौरान जो कुछ मैंने सहा, वो सब मेरे लिए एक सबक था और आज मैं उसे अपने लिए एक तोहफ़ा समझती हूँ। रातों को उठकर रोना, मामी के जुल्म को सहना, उनके तानों को सीने में दबाना और उनके किए हुए हर जख्म को बर्दाश्त करना, ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में सहा था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मामी को उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी। वो जिस मर्द के साथ मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी, वो बस उसकी दौलत के पीछे था और 2-4 महीने बाद उसने मामी को छोड़ दिया। अब वो अकेली रहती हैं, खुद ही खाना पकाती हैं और अपने लिए सब कुछ करती हैं। मैंने सुना है कि वो बहुत बीमार है, लेकिन फिर भी मैं उनसे मिलने नहीं गई। इसलिए नहीं गई कि मैं उनसे नफ़रत करती हूँ, बल्कि इसलिए कि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, वो बहुत बुरा था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उन तमाम मुसीबतों से बच गई और आज जो कुछ मेरे पास है वो सिर्फ खुशियाँ हैं। राधे राधे। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।